सलमा की आवाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दी। मेरे हाथ में टोस्ट दबा हुआ था और हाफ फ्राइड अंडे की टूटी हुई जर्दी फैलकर प्लेट में जमनी शुरू हो गई थी। मैं खिफत से मुस्कुराकर दोबारा नाश्ते में मसरूफ हो गया। जहांगीर के घर में पहुंचने के सिर्फ 12 घंटों में मेरी ज़हनी रूह किसी इरादे के बगैर दूसरी बार हेरोइन की तरफ बहकी थी। मैंने खामोशी से अपने ज़हन का तजिया करना चाहा तो बस यही की नतीजा अखज़ कर सका कि पिछली रात के हमला आवरों की दीदा दलेरी और कानून शिकनी ने मेरे दिलो दिमाग में सुलगती हुई नफरत की इस आग को भड़का दिया था जो बरसों से मौत बांटने वालों के खिलाफ चल रही थी। सलमा भी नाश्ते में धीरे धीरे मेरा साथ दे रही थी। शायद वो नाश्ते की पहली किस्त अपने शौहर के साथ मुकम्मल कर चुकी थी। मैं इस बात से मुतमईन था कि घर में मुकम्मल खलवत मुयस्सर होने के बावजूद सलमा ने एक बार भी वकारो शाइस्तगी के हदूद से तजावुज करने की कोशिश नहीं की थी। वो उसी जामे में रहती तो मेरे लिए इस घर में चंद रोज तो क्या चंद महीने गुजारना भी आसान था। ये अमेरिकी तुम्हारे दुश्मन क्यों हो रहे हैं? नाश्ते के इख्तिताम पर सलमा के उस गैर मुतवक्का सवाल ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। तुम्हारे ऊपर पहले भी कोई बड़ा इनाम रखा गया था, तुम्हें कैसे पता चला? उससे सवाल कर डालने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। रात को तुम ही ने अखबारात की फरमाइश की थी, वो ड्राइंग रूम की मेज पर पड़े हुए हैं। मुझे आज तक अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बड़े पैमाने पर दुश्मनियां मोल लिए फिरते हो। उसका जवाब मुतवक्का था। मैं कुर्सी छोड़कर तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया और वहां खड़े खड़े उर्दू और अंग्रेजी अखबारात के पहले सफ़े का सरसरी जायजा ले डाला। वो दोनों सुबह के अखबारात थे और अपनी पॉलिसी के तहत सनसनीखेज़ से इज्तनाब करते थे। ये कार खैर वो अपने शाम के अखबारात के लिए छोड़ देते थे, मगर उनकी ज़ैली सुर्खियों में हकीकतों का दर्दनाक एतराफ़ मौजूद था। अखबार वाले वही कुछ देखते थे जो उनके सामने आता था। वो मेरी या अव्वल खान की तरह पसे पर्दा कहानियों से बाखबर नहीं थे। उन्होंने शहर में यकायक होने वाली दहशतगर्दी और खूनरेजी पर एहतजाज करते हुए क्लिफ्टन के इलाके में पिछली रात 6 नामालूम मुसल्लह अफराद की हलाकत का इंकशाफ किया था। 4 मुसल्लह अफराद की लाशें उनके जेरे इस्तेमाल हथियारों समेत हमारी बिल्डिंग में से मिली थीं। 2 लाशें उस इमारत की करीबी गलियों से बरामद हुई थीं। हमारे पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं था और हमें उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें मुल्क कौम के इन खुले दुश्मनों को किसी अदालत के कटहरे में खड़ा करके सजा दिलवाने की कोई जरूरत नहीं थी। वाक़यात का तसलसल इनके जराइम का खुला सबूत था। मेरा ज़मीर मुतमईन था कि अपने बेगुनाहों को नहीं मारा था, अपने घर पर चढ़ाई करने वाले मुसल्लह गुंडों और दहशत गर्दों का सफाया किया था। बज़ाहिर वो सब खट्टुमल राजवानी की हरकतें थीं। वो राग रंग की माफलों में पसे पर्दा बैठकर अपनी कठपुतलियों की डोरियां हिला रहा था। मुझे यकीन था कि 24 घंटों की मुख्तसर सी मुद्दत में अपने 10 आदमियों से महरूम होने के बाद वो साजिशी बादशाह घर दहल कर रह गया होगा। उसकी पुरतकल्लुफ ज़ियाफत पर डाकुओं के शब खून की कहानी भी पहले सफ़े की जीनत बनी थी। वो शहर का एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी समझा जाता था। उसके मेहमानों से डाकू लाखों रुपए के जेवरात और नकदी ले उड़े थे। दहशत से दिल का दौरा पड़ने के बायस एक मुआम्मिर मेहमान मौका पर हलाक हो गया था। 15 अफराद भगदड़ और अंधेरे के बायस भारी फर्नीचर और कदमों तले रोंदे गए थे। अव्वल खान की सख्त हदायत मैंने अपने कानों से सुनी थी। उसने अपने आदमियों को डकैती का ड्रामा रचाने का हुक्म देते हुए ताकीद की थी कि वो वहां से एक कील भी न लाए। अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी से कुछ छीनना पड़े तो वापसी पर उसे वहीं फेंक आए। इसके बावजूद लाखों रुपए के जेवरात वगैरह की गुमशुदगी की खबर ख्याल अंगेज थी। मुअज़्ज़िज़ीन और शुरफाए शहर के इस एहतजाज से फरार होने वालों में से कुछ लोग खुद ही पंडाल से हाथ लगने वाली कीमती अशिया माल गनीमत के तौर पर ले उड़े थे और वो डकैतियां नामालूम अफराद के सर डाल दी गई थी। मेरी दिलचस्पी की तीसरी खबर खुद मेरे बारे में थी। वजारत दाखिला के एक अफसर ने पाकिस्तान में डैनी नाम के किसी मुजरिम की मौजूदगी से यकसर लाइल्मी का इजहार किया था। वो खबर मेरे लिए हैरान कुन थी। सरकारी सतह पर मेरे साथ कभी कोई राब्ता नहीं किया गया था। चंद मुलाकातें अव्वल खान के जरिए जरूर हुई थी, लेकिन वो सरकारी थी और ना ही किसी रिकॉर्ड का हिस्सा। यूं मुझे इल्म ही नहीं था कि सरकारी तौर पर अपने वतन में मेरी हैसियत क्या थी। ये जरूर था कि माजी में अमरीकियों के दबाव पर या शायद इनकी खुशनुदी के लिए शहर में मेरी तलाश की नीम दिलाना कोशिशें की गई थीं, जिनमें मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ताज़ा तरीन खबर से जाहिर हो रहा था कि अमेरिका के मुतालबे के जवाब में मेरे वजूद से लाइल्मी जाहिर करके मुझे दानिस्ता ढील दी गई थी। कत्ल व गारत गिरी की खबरें पढ़ पढ़कर जहांगीर को इख्तिलाजे कल्ब होने लगता है। सलमा मेरे शाने से शाना मिलाए खड़ी थी। इसी वजह से हमारे घर में हर अखबार का दाखिला बंद है। तुमने अखबार ना मंगवाए होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इतने बड़े खतरों में तुम घिरे हुए हो। मैं तुम्हारे साथ बाजार जाकर कुछ खरीदारी करने का प्रोग्राम बना रही थी। अब मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। तुम बहुत अक्लमंद औरत हो। मैंने मुस्कुरा कर उसकी तारीफ की और उसका मुंह बन गया। तुम मुझे हमेशा औरत ही कहते हो, मगर वीरा को लड़की कहते हो। और तुम्हें मुझसे बड़ी नहीं लगती?
लड़की जब तक किसी निकाह नामे पर दस्तखत नहीं करती लड़की ही रहती है। जिस लम्हे वो दस्तखत सब्त कर देती है औरत बन जाती है। और तुम तो खैर से एक अदद बेटे की माँ भी बन चुकी हो। वीरा अभी तक इन बखेड़ों से आज़ाद है। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए ये भी बता दूं कि दुनिया जहाँ के कबल अज वक्त तजर्बात ने उसे जरा सा खजा रसीदा बना दिया है, वरना उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक कह रहे हो, उसने मुलामत मेरी नजरों से मेरी तरफ देख कर कहा। ये खुफिया बातें तुमसे ज्यादा कौन जान सकता है? बैंकॉक जाकर तुम्हारी मालूमात में खासा इजाफा हुआ होगा। उसी वक्त जहांगीर का फोन आ गया। वो मुझसे बात करनी चाह रहा था। अखबारात वगैरह से उसकी दिलचस्पी शायद बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई थी, क्योंकि वो रात के वाकयात की तफसील से बेखबर था और मुझसे इसी बारे में मालूमात हासिल करनी चाह रहा था। इसी दौरान में डोर बेल बजी। सलमा ने डोर लेंस से बाहर देखने के बाद दरवाजा खोल दिया। वो अव्वल खान का आदमी था, जिसके बाएं हाथ में एक मुख्तसर सा सूटकेस झूल रहा था। उसने शनासा नजरों से सलमा की तरफ देखकर सलाम किया। सलमा ने उसे अंदर बुला लिया। वो शख्स शायद पिछले दिनों इनकी हिफाजत के लिए इनके गेस्ट रूम में रह चुका था और सलमा भी उसे अच्छी तरह पहचानती थी। वो दोनों आपस में बातें करते रहे। मैं जहांगीर से अपनी गुफ्तगू मुख्तसर करके उनके साथ शामिल हुआ तो पता चला कि इनके दरमियान रस्मी शनासाई नहीं, थोड़ी सी दोस्ती भी थी। उसकी जुबानी मालूम हुआ कि फ्लैट से हमारा बेशतर जाती सामान अव्वल खान के घर मुंतकिल किया जा चुका था। मैंने उसके लाए हुए ब्रीफ केस को खोला तो उसमें कपड़ों के ऊपर ही खासी रकम की कई गड्डियां मौजूद थी। साथ ही CSD भी रखी हुई थी। स्पेशल टास्क फोर्स से आने वाला बच्चल शाह नामी वो एहलकार काम का उज़र पेश करके जल्द ही वापस चला गया। STF के स्टेशन 4 के बेशतर एहलकारों से मेरा मिलना जुलना रहता था और मुझे खबर थी कि जिंदगी के दूसरे शोबों के बरक्स इस उकाबी तंजीम में पाकिस्तान के हर इलाके के लोग नस्ल और जुबान के किसी इम्तियाज के बगैर यकसा जज्बे के साथ दिन रात मुल्क कौम की खिदमत पर कमर बस्ता रहते थे। सामान के साथ CSD मिल जाने के बाद मुझे सलमा की मौजूदगी से उलझन हो रही थी। उसके मुसलसल तसलसल से आजिज आकर मुझे खुद ही उसे याद दिलाना पड़ा कि उसे बाजार से कुछ खरीदारी करनी थी। उसने अपने कमरे में जाकर खुद को नोक पलक से संवारा और शोल्डर बैग के साथ वापस आकर मुझे धमकाया। मैं चाबी अपने साथ नहीं ले जा रही, फ्लैट बंद करके कहीं गायब नहीं हो जाना। बेफिक्र हो, फिलहाल मैं खुद भी कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं हूँ। उसने धूप का खूबसूरत फ्रेम वाला चश्मा अपनी पेशानी पर चढ़ाकर एक अदा से मुझे अलविदा कहा और फ्लैट से निकल गई। जाते हुए उसने खुद ही दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने फौरन ही बचल शाह का लाया हुआ सूटकेस अपने कमरे में ले जाकर उलट दिया। CSD मैंने पहले ही निकाल ली थी। उस लाबी में मौजूद फोन लाइन से मुंसलिक करने में बस चंद मिनट सर्फ हुए। उसकी तनसीब मुकम्मल होते ही मैंने अव्वल खान के दफ्तर का नंबर मिला लिया। मेरा ख्याल था कि तुम फोन के बजाय ऑपरेटर्स पर मुझसे रब्ता करोगे। अव्वल खान ने मेरी आवाज पहचानते ही कहा। मेरा अंदाजा था कि इस घर में तुम राजदारी के साथ फोन इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। ऑपरेटर्स कहाँ है? मैंने हर से पूछा। तुमसे रब्ते के लिए वही बेहतर जरिया रहेगा। अपने सूटकेस में कपड़ों के दरमियान तलाश करो। इस पर तुम मेरे अलावा मजीद 3 आदमियों से रब्ते में रहोगे। इन तीनों में से कोई ना कोई हर वक्त फ्लैट से बहुत करीब रहेगा। ठीक है, वो मैं देख लूंगा। इस वक्त मैं घर में अकेला हूँ और फोन पर CSD लगा चुका हूँ। तुम्हारा हंसों का जोड़ा कहाँ निकल गया? अव्वल खान ने हंसी के दरमियान पूछा। जहांगीर आधी कीमत पर दवाएं बेचने गया हुआ है। सलमा दुगनी कीमत पर सब्जी लेने गई हुई है। अव्वल खान वो फिक्रा सुनकर देर तक हंसता रहा। हंसी थमी तो उसने बताया, पाकिस्तान में तुम्हारे खिलाफ पहली FIR दर्ज हो चुकी है। खट्टूमल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डैनी ने अपने चंद साथियों के साथ उसके मेहमानों पर डाका डाला है। मसरूका जेवरात और नकदी की मालियत 27 लाख से जायद बताई गई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर भोंडे अंदाज में अपने चेहरे पर से खुद ही नकाब उतार फेंकेगा। वो खुलकर सामने आ गया तो हमें भी खुलकर जवाबी वार करना होगा। तुम बिला वजह मुश्तिल हो रहे हो। FIR दर्ज होने से क्या फर्क पड़ता है? हमें अपना हर कदम सोच समझ कर और एहतियात से उठाना होगा। मैंने किसी परेशानी के बगैर कहा। तुम FIR की कानूनी हैसियत से नावाकिफ हो, इसलिए इतने मुतमईन हो। यह तुम्हारे खिलाफ पहली और वाहिद कानूनी दस्तावेज है जिससे हर सूरत में खत्म हो जाना चाहिए। वो इस बारे में मुस्तरिब था। ऐसा भी है तो वो अपना काम कर गुजरा है, तुम उसका क्या तोड़ कर सकते हो? मैं काम शुरू कर चुका हूँ। खट्टूमल की पार्टी का इंतजाम करने वाले को उठाया जा चुका है। उसने बताया कि खट्टूमल के आदमियों ने टार्चों की रोशनी में पंडाल से हर कीमती चीज उठाकर अपने मालिक के हवाले कर दी थी। सबसे बड़ा डाकू वो खुद है। मेरी कोशिश है कि उसे माल हटाने की मोहलत न मिले और मैं उससे पहले ही उसके घर के सर्च वारंट हासिल करने में कामयाब हो जाऊं। और तुम उसके घर से मसरूका माल बरामद करके बाजी उलटनी चाहते हो। झूठी FIR दर्ज कराना संगीन जुर्म है। उसके घर से माल हाथ आ गया तो मैं उसी वक्त उसे हथकड़ियां लगवा दूंगा। बाकी छानबीन बाद में होती रहेगी। अव्वल खान को गुस्सा आने लगा था। देखभाल कर काम करना। वो बहुत बारसूख आदमी है। उसे कबल अज वक्त जरा भी भनक मिल गई तो वो ना जाने कितने अफसरों की वर्दियां उतरवा देगा।
ये सब नकात मेरी नजरों में हैं, इसीलिए मैंने मकामी सतह पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। जो कुछ होना है इस्लामाबाद से होगा। मैं तशवीश और फिक्रमंदी के साथ तुम्हारी कामयाबी के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं, मैंने कहा। बड़ी मछलियों पर हाथ डालने में दरपेश रुकावटों का अंदाजा अब हो रहा है। ये खराबियां यहाँ नहीं, दुनिया के हर मुल्क में हैं। बड़े मुजरमों के सामने कानून के मुहाफिज अक्सर खुद को बोना महसूस करते हैं। अमेरिका में आइजक वेल का भी यही किस्सा था। अपने असल जराइम पर वो हमेशा से नाज़ा चला आ रहा था। उसे चालबाजी के जरिए एक नाकर्दा जुर्म में ना फंसाया गया होता तो आज भी आज़ाद होता। एक दफ़ा कोई बड़े से बड़ा सूरमा भी कानून के चुंगल में आ जाए तो फिर उसका बेरहमाना अमल शुरू हो जाता है। वो हाथ आ जाए तो हम उसके सारे कसबल निकाल देंगे। तो हमने आज के अखबारात देख ही लिए होंगे। मैंने उसका हौसला बढ़ाने के लिए पूछा। चाहे 10 आदमियों के नुकसानात ने उसका दिमाग उलट दिया है। यह भी हो सकता है कि उसकी दर्ज कराई हुई रिपोर्ट अमरीकियों की किसी हदायत का नतीजा हो। अमरीकियों को इसके घर में होने वाली लूटमार से क्या दिलचस्पी हो सकती है। अभी तक तुम उनके लिए सिर्फ एक नाम हो। वो हर कीमत पर तुम्हारा मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल करना चाहते हैं। तुम आज के अखबार में होम ऑफिस का बयान पढ़ दो। इन्होंने कल कह दिया है कि वो तुम्हारे बारे में कोई इल्म नहीं रखते। हो सकता है कि इस बयान के रद्द अमल में कराची के कौंसल खाने वालों ने खट्टू मल को तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवाने की हदायत कर दी हो। बात किसी हद तक समझ में आ रही है। मेरे खिलाफ हर तरफ से तकरीबन एक ही साथ दबाव बढ़ना शुरू हुआ है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मैं खुद मैदान में उतर कर अपना दिफा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। ये सारा बोझ अब तुमको अकेले ही उठाना पड़ेगा। FIR आज सुबह कटवाई गई है। उसकी इत्तला मिलते ही मैंने वीरा से मशवरा किया था। वो भी हमारी तरफ से भरपूर जारहाना जवाब के हक में। बस तो फिर बिस्मिल्लाह करो। इस कॉल के बाद मेरा ऑपरेटर्स मुसलसल आन रहेगा। यहाँ हैरवन और सियासत के ताने बाने एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए हैं। इस बारे में तुम्हारे खदशात 100% दुरुस्त हैं। कल मारे जाने वालों में से 2 मकामी मंडी के बड़े नाम हैं। बकिया 4 उन्हीं के कारिंदे थे। वलीजान और शंकर राय का मामला साफ हो चुका है। शंकर ने अपनी जुबान से एतराफ कर लिया था कि वो खट्टू मल के लिए काम करता है। रात को आने वाले हमला आवरों के बारे में अभी तक वाजे नहीं हो सका कि वो किसकी तरफ से भेजे गए थे। जरा इसका भी खोज निकालने की कोशिश करो, देखा जाएगा। इस वक्त शहर में खट्टू मल ही तुम्हारा अकलौता दुश्मन है और ऐसी हरकत की उसी से तवक्का की जा सकती है। अगर अमरीकी मेरे बारे में ज्यादा जज्बाती हो गए हैं तो वो भी बाला ही बाला मकामी बदमाशों को खरीद कर मेरी राह पर लगा सकते हैं। वो फ्लैट काफी अरसे से इनकी नजरों में आया हुआ है। एक मरतबा खट्टू मल के गर्दन हाथ में आ जाए तो ये सारी बातें खुद ब खुद साफ होती चली जाएंगी। अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद से कोई इस नंबर पर बात करने चाह रहा हो। अव्वल खान ने यह कहते हुए फोन बंद कर दिया। मैं रिसीवर रखकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। कपड़ों के दरमियान अव्वल खान का भेजा हुआ ऑपरेटर्स मौजूद था। मैंने उसे ऑन करके बैटरी वगैरह चेक की और साथ लेकर बाहर आ गया। मैं कुर्सी पर बैठकर सिगरेट के गहरे कशों के दरमियान मुसलसल सोचता रहा और उस नतीजे पर पहुंचा कि खट्टू मल से बराह रास्त बात करके ही कुछ उलझने दूर की जा सकती थी। मैंने खट्टू मल राजवानी का फोन मिलाया तो इस बार भी उसके किसी मुलाजिम से बात हुई। उसके इस्तफसार पर मैंने उसे शंकर नाम बताया। इस बार तकरीबन फौरन ही खट्टू मल लाइन पर आ गया। हाँ बाबा, कैसे हो? खैर खैरियत है? मजे में हो? खट्टू मल की नर्म आवाज मुझे जहरीली मालूम हुई। तुम्हारी बद्दुआओं के बावजूद खैरियत से हूँ। मैंने उसे ज्यादा नरमी का मुजाहरा करते हुए हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। कल तुम्हारी गड़बड़ की वजह से बात अधूरी रह गई थी। आज मेरा खोज लगाने की कोशिश न करना, वरना बात फिर अधूरी रह जाएगी। ना बाबा, मैंने कल भी कुछ नहीं किया था। मेरा ख्याल था कि तुम दोबारा फोन करोगे। शायद ना करता, मुझे ऐसी शदीद जरूरत नहीं थी। लेकिन अखबार में डकैती की खबर पड़ी तो मुझे भी अपना हिस्सा याद आ गया। डाकू जरा सी देर में लाखों समेट कर ले गए। दुख होता है, लोग किसी को खाते पीते नहीं देख सकते। मैं तो वैसे भी बहुत दयालु हूँ। शायद शहर में मेरा कोई दुश्मन पैदा हो गया है जो मुझे नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है। एक छोटा मोटा दुश्मन तो मैं भी हूँ। मैंने तमस्कुराना लहजे में कहा। बस 1-2 लाख का सवाल है। अपनी मर्जी से नहीं दोगे तो डाका डालना पड़ेगा। रात वालों ने रास्ता दिखाई दिया है। भली आओ, सर आंखों पर आओ, काम का वादा करो, मैं हाथ जोड़ कर पैसे दूंगा। कोई शराब पानी भी पीते हो या बस कन्याओं के शौकीन हो? डबल रोटी दूध में और औरत शराब में भीग कर ही अच्छी लगती है। मगर वो मेरा अपना शौक है। तुम बड़े आदमी हो, आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। मेरी तुमसे बस मुआमले की बात है। अपना पता नहीं देते, किसी बात से डरते हो तो मेरे पास आ जाओ, बैठकर सब तय कर लेंगे। आजकल मुझे काम के आदमियों की बड़ी तलाश रहने लगी है। शंकर बहुत बेवकूफ था कि उसने तुम्हारी औरत से यारी की। आजकल जेब में पैसे हों तो औरत आराम से मिल जाती है यार, किसी कीमत पर नहीं मिलता। इसमें सबसे बड़ी खराबी यह थी कि वह बहुत ठंडा और धीमा आदमी था। उसे मुश्तिल करके अपनी राह पर लाना बहुत मुश्किल काम था। उसे उसी के अंदाज में मीठी मीठी बातें करके कुछ उगलवाया जा सकता था।
मैंने उसकी बात सुनकर कहा, हैरत है कि तुम जैसे समझदार आदमी के साथ रह कर भी उसने इतना नहीं सीखा और अपने साथ 3 और आदमियों को ले डूबा। हाँ, पर यह बात समझ की होती है। वो तो जो था सो था। तुम भी अकल में उससे ज्यादा नहीं हो। एक औरत के लिए 4 आदमियों को मार डाला। जिस दिन भी तुम पकड़े गए तो ये समझ लो कि बात फांसी के फंदे पर ही जाकर रुकेगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम तो इस तरह दुखी हो रहे हो जैसे वो सब तुम्हारे आदमी थे। मुझे सवाल करने का मौका मिल गया। किसी के भी थे, मगर वो जीते जागते आदमी थे। तुमने 4 चिऊंटे नहीं आदमी मारे हैं। वो नायत मक्कारी से मेरे सवाल का जवाब गोल कर गया था। मैंने फौरन ही दूसरे पहलू से वार कर दिया। आदमियों का क्या है, वो तो रोज मरते ही रहते हैं। कल 6 आदमी गोलियों से भून दिए गए। सातवां तुम्हारे घर में किसी गोली के बगैर निरीह हैसियत से मर गया। यह तो है, वो मुझसे मुत्तफिक होने पर मजबूर था। आदमी कुत्ते बिल्ले से भी सस्ता हो गया है। यह पता नहीं चला कि तुमने क्लिफ्टन में शंकर के 2 रखवालों को किस चीज से मारा था। फौलाद की देखती हुई मेख भी किसी के बदन में इतना साफ सुराख नहीं कर सकती। यह मेरा राज है जो मैं हर एक को नहीं बता सकता। तुम मुझसे मुआमले की बात करो। ये सब मुआमले की बातें ही हो रही हैं। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। जब तक हमारे दरमियान दोस्ती नहीं होती मुझे शंकर ही कहते और समझते रहो। तुम खुद को छुपा रहे हो। गुलशन वाली दोनों लाशें बहुत सी बातें खोल गई हैं। शंकर की अर्थी जलकर राख हो चुकी है। तुम फिर भी अपनी जिद पर अड़े हुए हो। ये समझते हो तो 5 कोशिशों में खुद ही बूझ लो कि मैं कौन हो सकता हूँ। मैंने खुश दिली से क्या लगा कर कहा, मेरा वादा है कि तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे 5 कोशिशों की जरूरत नहीं। मुझसे चूहे और बिल्ली का खेल मत खेलो। साफ साफ बता दो कि तुम डैनी हो या नहीं। मैं तुमसे अगला सवाल नहीं पूछूंगा। चलो मान लिया कि तुम ठीक कहते हो, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने धीमे लहजा में पूछा। कल रात तुम ही ने मेरे घर रंग में भंग डाला था। उसकी आवाज में पहली बार हल्की सी खफगी ओद कर आई। नहीं, मैंने सिद्ध के दिल से कहा, क्योंकि वह कार्रवाई STF वालों की थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरा रास्ता मत काटो, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। रात की डकैती मैंने तुम्हारे नाम लिखवाई है। कोई वादा करो तो मैं तुम्हारा नाम वापस ले लूंगा, वरना पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाएगी। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। मुझे मालूम है मैं इतने लंबे हाथों वालों से दूर ही रहता हूँ। मैंने उसकी दी हुई इतला पर किसी रद्दमल का मुजाहरा किया बगैर कहा, लेकिन वो ज्यादती करें तो मैं इन्हें नहीं बख्शता। तुमने डकैती में मेरा नाम डाला है तो उसका खुमियाजा भी भुगतना होगा। तो मुझे धमकी दे रहे हो? उसकी आवाज में पहली बार बरहमी ओद कर आई। जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं हर गुस्ताख जुबान को गुद्दी से खींच लेता हूँ। नहीं मेरे प्यारे नखट्टुमल, तुम कुछ भी नहीं करते। खुद शराब और शबाब के महफिलों में खोए हुए रहते हो और काम दूसरों से लेते हो। मैंने अपने सुकून में जरा भी फर्क नहीं आने दिया था। वही सब मेरे दस्ते बाजू हैं। वह तो मैं चिऊंटी की तरह मसल कर रखते हैं कि मेरी मेहनत के नतीजे में उसके आसाब बेकाबू होने लगे थे और पारा चढ़ गया था। पिछले 24 घंटों में तुम्हारे 10 दस्ते बाजू तोड़ मरोड़ दिए गए हैं। पता नहीं तुम जैसे नखट्टू की खुद साख्ता अना और कितनी जानों की भीड़ लेगी। कल रात तक मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम खुद मैदान में उतरे हुए हो। तुम मकार और साजिशी हो। देखना कि अब तुम इन ही तरीकों से जहन्नुम वासिल होगे। तुम्हें ललकार कर संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तुमसे इन 10 के खून का बदला लिया जाएगा। उसने अल्फाज के हेर पेर में यह मान लिया था कि हमारे फ्लैट के कुर्बो जवार में मारे जाने वाले 6 आदमी भी उसी के टोले से ताल्लुक रखते थे और अव्वल खान की फराहम की हुई इतलात के मुताबिक वो सभी शहर में हेरोइन की फरोख्त में पूरी तरह सरगर्म थे। चाहो तो तुम्हारी इतला के लिए यह भी बता दूं कि मैं तुम्हारे बहुत करीब मौजूद हूं। अगर तुम इस वक्त अपने खुले लान पर आने की हिम्मत कर सको तो तुम्हारे सीने या दिमाग में एक बहुत नफीस और बारीक सा सुराख नमूदार हो सकता है। तुम आने वाली मुसीबतों से साफ बचाओगे। ये 3रे दर्जे की चिचोरी हरकतें हैं। इस तरह तुम मुझे मुराउब या खौफजदा नहीं कर सकते। तुम अपने गुस्से पर जल्दी काबू पाकर एक मर्तबा फिर पुरसकून हो गया था। थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि मुझसे तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। फिर कल रात तुम्हारे आदमियों ने मेरे घर को रोंदने की नाकाम कोशिश क्यों की थी? मैंने पूछा। तुम्हारे धर्म में खून का बदला खून है। मुझे गुलशन वाले 4 आदमियों का बदला लेना था। मुझे तुम्हारी कहानी पर शुरू से यकीन नहीं था, लेकिन यह भी मालूम नहीं था कि वो खून तुमने किए होंगे। अपने आदमियों को अपनी ताकत का यकीन दिलाने के लिए मुझे कहीं चंद जवाबी लाशें गिरानी थी। गलती सिर्फ ये हुई कि इन्हें तुम्हारे आदमियों की तरफ भेज दिया गया। यह गलती आइंदा तुम्हारे लिए अफाके का सबब बनेगी। मैंने इस्तज़ाइया लहजा में कहा। तुम्हें अपनी बेबसी और मेरी ताकत का अंदाजा हो चुका है। हिम्मत है तो अपने लान पर आकर दिखाओ। जवाब में उसने फाश कलामी का मुजाहरा किया, फिर बोला, जल्दी सदाए हुए खूंखार कुत्ते तुम्हारा बदन उधेड़ रहे होंगे। तुम्हारा अंजाम अब करीब आ गया है।